मिट्टी की बनी झोंपड़ी और चमत्कारी चूल्हा। मिट्टी की बनी हुई, ऊपर फूस का छप्पर और सामने तुलसी का चौरा। इस झोंपड़ी में रहते थे दो लोग, मोहन और उसकी बूढ़ी माँ गौरी। मोहन 30-35 साल का युवक था, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखों में गहराई और हाथों में मेहनत के निशान। वो एक सीधा साधा इंसान था, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन माँ की सेवा और जमीन की पूजा करना जानता था। गौरी करीब 80 की होने को थी, आंखों की रोशनी चली गई थी, कमर झुक चुकी थी, लेकिन आवाज में अब भी ममता की मिठास थी। वो दिन भर झोंपड़ी के कोने में बैठी भगवान का नाम जपती रहती और बेटे के लिए दुआ करती। मोहन की दुनिया उसकी माँ थी। हर सुबह वो उठकर माँ के पांव दबाता, फिर थोड़ी सी बची खुची गेहूं की रोटियां सेककर माँ को खिलाता। खुद चाहे भूखा रहे, पर माँ को भरपेट खिलाए बिना चैन नहीं आता था। लेकिन अब हालत बिगड़ चुके थे। घर में अनाज खत्म हो चुका था, खेत सूखा पड़ा था और पास के गांव से लाया गया चावल भी खत्म हो गया था। एक दिन माँ ने धीरे से पूछा, बेटा, आज कुछ पका नहीं क्या? मोहन ने मुस्कुराकर झूठ बोला, मैं खेत में खा चुका हूं माँ, तुम खा लो ये आखिरी रोटी। गौरी जानती थी कि बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका प्रेम इतना बड़ा था कि उसने सवाल नहीं किया। उस रात मोहन चूल्हे के पास बैठा रहा। चूल्हा ठंडा था, राख और धूल से भरा हुआ था। उसने धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान, अगर तू है तो आज मेरी मां के लिए कुछ कर। वो भूखी है और मैं लाचार। अगली सुबह मोहन कुछ सूखी लकड़ियां, एक टूटा हुआ लोटा और झरबेरी के पत्ते ले आया, ताकि मां के लिए पत्तों की सब्जी बना सके। लेकिन मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसका दोस्त किशन बोला, मोहन, अब शहर चलो, यहां कुछ नहीं बचा। मां को साथ ले चलो, शायद वहां मजदूरी मिल जाए। मोहन ने सिर झुका लिया। शहर की भीड़ में मां खो जाए, यही डर उसे रोकता था। उस रात मां ने कहा, बेटा, तुझे लगता है भगवान हमें भूल गया? मोहन ने हाथ थामकर कहा, नहीं मां, भगवान कभी मां को नहीं भूलता, शायद वो हमें आजमा रहा है। रात में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सूखी हवा बह रही थी और भीतर मां की टूटी सांसें गूंज रही थीं। तभी मोहन को एक धीमी आवाज सुनाई दी, अगर मां की भूख सच्ची हो तो ईश्वर चूल्हे में भी चमत्कार कर सकता है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो फिर से चूल्हे के पास गया और राख को हटाकर बोला, हे भगवान, मेरी मां भूखी है, तू रोटी दे या ना दे, पर उसकी आंखों से ये इंतजार मत ले। सुबह झोपड़ी के बाहर एक अजनबी बूढ़ा बैठा मिला। सफेद दाढ़ी, फटी पुरानी पगड़ी, मैली धोती, लेकिन आंखें गहरी और रहस्यमयी। मोहन ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? रात को यहाँ आए थे क्या? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, भूख रास्ता नहीं देखती, ठंडी जमीन ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मोहन ने पानी दिया और बोला, कुछ खाने को नहीं है, लेकिन माँ उठी तो शायद एक सूखी रोटी दे सकूं। बूढ़ा बोला, तेरी माँ की भूख तेरी भूख से बड़ी है और तेरी सेवा उस भूख से भी बड़ी है। फिर उसने अपनी झोली से एक छोटा मिट्टी का चूल्हा निकाला। सूरज की किरण उस पर पड़ी तो क्षण भर के लिए वो चमक उठा। ये कोई साधारण चूल्हा नहीं है, ये वरदान है, लेकिन एक शर्त के साथ। बूढ़ा बोला, जब भी तू अपनी माँ के लिए सच्चे मन से इसे जलाएगा, इसमें अपने आप रोटियां बनेंगी। आटा, घी, पानी सब खुद प्रकट होंगे। लेकिन अगर तूने इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया, बेचने या दिखावे के लिए, तो ये नष्ट हो जाएगा। मोहन ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं तेरी माँ की भूख हूं और तेरे मन की पुकार। कहकर वो चला गया। मोहन ने आंखें मलकर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। मोहन ने चूल्हा झोपड़ी में रखा और मां के लिए रोटियां बनाने की प्रार्थना की। अचानक चूल्हा गर्म हुआ और उसमें से ताजी रोटियां निकल आईं। घी की खुशबू फैल गई। गौरी ने खाकर कहा, बेटा, ये रोटी मुझे तेरे पिता की याद दिला रही है। अब हर सुबह मोहन मां के लिए उसी चूल्हे से रोटियां बनाता। कोई धुआं नहीं, लकड़ी नहीं, राख नहीं, बस मां के लिए प्रार्थना और रोटियां। लेकिन गांव वालों को शक हुआ। एक दिन सरपंच और कुछ लोग उसके घर आ पहुंचे। मोहन, हमें शक नहीं,
पर जांच जरूरी है। मोहन के सामने मुश्किल थी। फकीर की चेतावनी याद थी कि लालच से चूल्हा नष्ट हो जाएगा, लेकिन सबके सामने कुछ ना करना भी शक पैदा करता। उसने आंखें बंद की और बोला, हे चूल्हे, अगर मेरी मां की सेवा ही मेरी पूजा है तो इन लोगों के सामने भी रोटियां बना देना। चूल्हे से फिर वही गर्माहट निकली। थाली में आटा, पानी और घी आ गया। सन्नाटा छा गया। अगला भाग जानने के लिए आगे की कहानी पढ़ें। अब देखना है गांव वाले मोहन के साथ क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि इस पाठ में गांव वालों ने मोहन के साथ क्या किया, तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताएं क्या आपको दूसरा पार्ट चाहिए, तो हम लेकर आएंगे आपके लिए। घर के अंदर सावित्री ने मुन्ना को गोद में लिया हुआ था। उसका नाक लाल था और वो धीरे धीरे कांप रहा था। मम्मी, आज भी स्कूल नहीं जाना? मुन्ना ने पूछा। नहीं बेटा, इतनी ठंड में स्कूल भी बंद है। वीर जैसे तैसे कुछ लकड़ी ले आया। उन्होंने कोने में चूल्हा जलाया। थोड़ी गर्मी आई तो तीनों पास पास बैठ गए। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चूल्हे की हल्की रोशनी दिख रही थी। पापा, मुझे डर लग रहा है, मुन्ना बोला। डरने की बात नहीं बेटा, हम सब साथ हैं ना। वीर ने मुन्ना को गले से लगाया। सावित्री ने रजाई उड़ा दी। चलो, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। और उसने पुरानी दादी नानी वाली कहानी शुरू कर दी। कहानी सुनते सुनते मुन्ना की आंख लग गई। रात गहराती गई। बाहर बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं। घर के अंदर चूल्हा धीरे धीरे बुझ रहा था। गर्मी कम हो गई थी। वीर को लगा अब और लकड़ी चाहिए, नहीं तो रात बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए जंगल के किनारे जाता हूँ, शायद कुछ सूखी लकड़ी मिल जाए, वीर ने कहा। सावित्री घबरा गई। इतनी ठंड में मत जाओ, कुछ हो गया तो? तुम लोग ठंड से कांप रहे हो, मुझे जाना ही पड़ेगा। वीर अपने पुराने जैकेट में बाहर निकल गया। आधी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। वो बर्फीले रास्तों पर चलता गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सोच थी, मुझे अपने परिवार को बचाना है। कई मिनट तक वो इधर उधर लकड़ियां खोजता रहा। हाथ सुन्न हो चुके थे। फिर एक जगह उसे कुछ पुरानी टहनियां मिली। जल्दी जल्दी उसने उन्हें समेटा और घर की तरफ भागा। उधर सावित्री ने मुन्ना को अपने से चिपका रखा था। मुन्ना नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। सावित्री डर और चिंता के बीच वीर की सलामती की दुआ मांग रही थी। दरवाजा खटका। सावित्री दौड़ कर गई। वीर बर्फ से भरा खड़ा था। उसके हाथ में लकड़ियां थीं और चेहरा थका हुआ, लेकिन मुस्कान थी। चलो जल्दी से आग जलाते हैं। दोनों ने मिलकर चूल्हा फिर से जलाया। गर्मी घर में फैलने लगी। पापा आ गए? मुन्ना ने आंखें खोलकर पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए आग भी ले आए हैं, वीर ने हंसते हुए कहा। उस रात तीनों एक ही रजाई में सोए। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर प्यार की गर्मी थी। सुबह हुई। सूरज निकला तो बर्फ की चादर पर सुनहरी रोशनी पड़ने लगी। पूरा गांव चमक रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा चमक वीर के घर के अंदर थी। एकता, संघर्ष और प्यार की चमक। सुबह की पहली हल्की किरण टूटी खिड़की से अंदर आई। एक छोटी सी चमक सावित्री की पलकों पर पड़ी। ठंडी हवा अब भी खिड़की के कोनों से अंदर सड़क रही थी, लेकिन रात जैसी जानलेवा नहीं रही। सावित्री ने आंखें खोली। सामने मुन्ना उसकी गोद में सिर रखे सो रहा था। होठों पर हल्की मुस्कान थी, शायद किसी गर्म जगह का सपना देख रहा हो। वीर रजाई से बाहर बैठा था। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरा शांत। रात जो आग उसने जलाई थी अब बुझ चुकी थी, लेकिन वो आग उसके अंदर अभी भी जल रही थी, जिम्मेदारी की आग। मुन्ना की सांस अब पहले से ठीक है, सावित्री ने हल्के स्वर में कहा। लेकिन वीर चुप रहा। रसोई में रखी टोकरी अब लगभग खाली थी। 2 मुट्ठी चावल, थोड़ा आटा और लकड़ियों का आखिरी गट्ठर। कुछ देर की खामोशी के बाद वीर उठा और बाहर चला गया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन सूरज की मौजूदगी ने उम्मीद दी। वो किसी से मदद मांगने नहीं गया। उसे याद आया कि पिछले साल उसने एक पुरानी झोपड़ी में लकड़ियां और चावल की बोरी छुपाकर रखी थी, जैसे किस्मत के लिए जमा की गई थी। वो लौटा। पीठ पर बोरी थी, हाथ में लकड़ियों का गट्ठर था। सावित्री उसे देखकर चौंक गई। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? झोपड़ी फिर से आग जली। इस बार धुआं डर का नहीं, उम्मीद का था। सावित्री ने बचे हुए दाल में चावल डालकर खिचड़ी बनाई। मुन्ना अब उठ चुका था। हल्का बुखार था, लेकिन चेहरे पर रंग लौट रहा था। मम्मा, आज धूप निकली है? उसने खिड़की से झांकते हुए कहा। हाँ बेटा, ये धूप पापा लाए हैं, सावित्री मुस्कुरा दी। दिन ढलने लगा।
आग के पास तीनों बैठे थे। मुन्ना पुरानी किताबें देख रहा था। कल स्कूल खुलेगा मम्मा? उसने पूछा। सावित्री ने वीर की तरफ देखा। वीर ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, बहुत जल्द। रात फिर आई, लेकिन अब ये रात वैसी नहीं थी। झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी। मुन्ना चैन से सो रहा था। सावित्री की आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। सुबह जब गांव में सरकारी गाड़ी आई और रास्ता साफ करने लगी, वीर सबसे पहले अपने बेटे को गोद में लिए बाहर निकला। ये कदम बर्फ पर नहीं, उम्मीद पर पड़ा था। गांव में धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी। वीर झोपड़ी के बाहर बैठा फावड़ा लेकर रास्ता साफ कर रहा था ताकि मुन्ना स्कूल जा सके। चाय रख दी है, पहले पी लो, सावित्री ने पुकारा। लेकिन वीर मुस्कुरा दिया। उसके लिए रास्ता बनाना जरूरी था, सिर्फ बर्फ में नहीं, जिंदगी में भी। मुन्ना की कॉपी में नया पन्ना खुला था। जब बहुत ठंड हो और सब कुछ रुक जाए, तब भी कोई ना कोई चलता है ताकि बाकी लोग फिर से चल सकें। दोपहर में गांव की चौपाल पर मास्टर साहब ने वीर को सम्मानित किया। जब गांव का आधा हिस्सा रजाई में छुपा हुआ था, ये इंसान अपने बेटे के लिए बर्फ में चला और पूरे गांव के लिए उम्मीद की लौ जलाए रखा। वीर को एक कंबल, सम्मान पत्र और गांव की सर्दी राहत समिति की जिम्मेदारी दी गई। अब वो हर साल सर्दी से पहले गांव वालों को जागरूक करेगा, राशन बांटेगा और बच्चों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करेगा। उस रात मुन्ना पहली बार फिर से स्कूल की वर्दी पहनकर सोया। उसकी आंखों में चमक थी और कॉपी में नया सपना, मैं बड़ा होकर पापा जैसा बनूंगा। सावित्री उसे देखती रही और हल्के से सिर पर हाथ फेरती रही। वीर आसमान की ओर देख रहा था। सर्दी की रात अब सिर्फ मौसम नहीं रही, कहानी बन चुकी थी, जो बेटे को सुनाई जाएगी, फिर पोते को और फिर अगली पीढ़ी को। सुबह जब मुन्ना स्कूल जा रहा था तो गांव के सारे बच्चे उसके साथ चल पड़े। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद माय फैमिली।